और ये साहब, ये जो पीपल्स पार्टी ने एक सियासी चाल चली है कि उनकी कोशिश है कि पीडीएम के पास नेशनल असेंबली में 160 वोट हैं, 7 वो एमक्यूएम के ले ले, 167 हो जाएंगे, 3-4 लोगों के ज़मीर जगाएगी और वो करीब करीब पहुंच सकती है जीत के। आप क्या समझते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन उनके लिए कि 2 सीटें उनके लिए सिंध की मैटर नहीं कर रही, लेकिन वो चेयरमैन सेनेट अपना हर हाल में लाना चाहते हैं? देखें, जरदारी साहब इस तरह की चाल चलने के माहिर हैं और चलते रहते हैं। मेरी बड़ी तकलीफ से बात पता है क्या हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर हम बिकने और ख़रीदने के बयानात को डिस्कस कर रहे हैं कि फ़लाँ पार्टी का बंदा हमारी तरफ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? किसी न किसी तरह बिकेगा तो सही ना, दुकान तो सजेगी। दूसरी पार्टी का बंदा हमारे तरफ, हम इसको एक बड़ी शानदार तरीके से, खूबसूरत तरीके से एक पॉलिटिकल मूव्स के तौर पे पेश कर रहे हैं। वो पार्टियां जो आज से कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़ा साइन करती थी एक मिसाक जमहूरियत की जहाँ बिकाऊ नहीं होना चाहिए, अगरचे कि उसके ऊपर हज़ार इख्तलाफ जो भी किया जा सके, लेकिन ये कि वो बंदे बिक के हमारी तरफ आ जाएंगे और उनको ज़मीर कहा जाए और सारा कुछ कहा जाए, खैर ये बात तो है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का कोई चांस मौजूद है पंजाब के अंदर एक क्लीन किस्म की सूरत हाल के आने के बाद। यानी पंजाब में अगर ये सारे मिल मिला के एक सेनेट को बिला मुकाबला ला सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी किस्म की कोई दरार पड़ने वाली बात नहीं है। जो ईंटें जहाँ हैं वहीं रहेंगी, किसी तरफ जाने वाली नहीं है। बस वो जरदारी साहब एक जिसे कहते हैं हवा क्रिएट करते हैं। हमजा शहबाज शरीफ की हार्डशिप की बुनियाद पर रिहाई हुई है। रिहाई के बाद उन्होंने जो तकरीर की उसका एक छोटा सा टुकड़ा आप सुन लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन फ्रेज करता हूं, जरा देखिए। पूरी कौम ने इस एहतसाब तमाशे का मंतकी अंजाम देख लिया कि 3 साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद नवाज शरीफ के सिपाहियों के खिलाफ और शरीफ खानदान के खिलाफ एक भाई की कोई नहीं कर सका। अच्छा, ये तकरीर का ये टुकड़ा सुन के लगता है कि जैसे वो बरी होकर आए हैं, लेकिन औरिया साहब, मैं आपको कमरा अदालत में जब अमजद परवेज साहब खड़े हुए थे और साथ आजम तारड़ साहब खड़े हुए थे, तो एक दलील जो अमजद परवेज साहब ने दी, उन्होंने कहा कि जनाब मैं हार्डशिप की बुनियाद पर यह केस लड़ रहा हूं, मैं मेरिट की बात ही नहीं करूंगा। और आजम तारड़ साहब ने कहा कि जनाब मैं कोई बरियत तो नहीं मांग रहा, मैं तो जमानत मांग रहा हूं, 2 साल हो गए उनको, तो जमानत दे दें कि ताउन हम करते रहेंगे। और यहां पर वो कह रहे हैं कि आज हम सुरखरू हो गए, एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई हमारे खिलाफ। देखिए, पाकिस्तान में यही तो मामला है कि जिस वक्त आपकी ज़मानत हो जाए तो आप यूँ समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में अब आपकी बरियत हो गई है और आप उस केस से फ़ारग हो गए हैं, और यही बहुत बड़ा जुल्म है। मैं इस मसले में नैब के मामले में थोड़ा सा समझता हूँ कि नैब को इनको पूरे केस के दौरान गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए। ये बड़ी ज़्यादती करते हैं। उसकी वजह है कि ये वो लोग हैं कि जो किसी तौर पर ना भाग सकते हैं, ना इधर उधर जा सकते, उनका रास्ता रोक लें, पाकिस्तान में रखें, ईसीएल में नाम डाल दें और इनको बुलाते रहें, आते रहें। आप कभी उस स्नैप की कार्रवाई देखें ना कभी जाके, तो आप उसको देखेंगे इतना स्लो पेस पे चल रही है कि शायद क़यामत तक कहीं जाके वो केस मुकम्मल होंगे। 110 नैब के गवाह हैं, 8वें की जिरा हो रही है। 8वें की जिरा हो रही है। और ये अच्छा ये इनका नहीं है, शरीफ ख़ानदान का एक पूरे का पूरा प्रोसेस ही यही है कि वो इस केस को लंबा इस तरह लेके जाते हैं, इतना लेके जाते हैं, फिर आखिर में जाके उसको ठीक करते हैं। एक बहुत मशहूर इनकम टैक्स का उनका केस है कि जो कि किसी ज़माने में मियाँ शरीफ का चला आ रहा था, और उसी के अंदर इसी तरह करते 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 फिर ये बाहर चले गए, और बाहर से जब वापस आए तो उसको लिमिटेशन एक्ट के तहत उसको करके ख़राब कर दिया। और हुदैबिया क्या है? हुदैबिया यही तो है कि आपने छोटे छोटे उसको आगे प्रोलॉन्ग किया, मेरा वकील नहीं है, मैं नहीं हूँ, वो बीमार है, ये है, वो है, और आखिर में हुदैबिया के ऊपर मोहर ये लगी कि अब चूंकि वक्त गुजर चुका है इसलिए इस केस को नहीं खोला जा सकता। दुनिया पूरी में कभी नहीं होता। तो ये असल में उनका एक खास टेक्निक है और पब्लिक के सामने उस तरह की बातें, जिस तरह की सही है, ठीक है। सेनेट इलेक्शन के हवाले से मरियम नवाज ये दावा कर रही हैं कि जो पीटीआई के मेंबर्स हैं वो उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, ना करना चाहिए उसूलन और अखलाकन, हमें सपोर्ट करना चाहिए और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सुनिए उनका दावा क्या था आज। पीटीआई के जो अरकान हैं अब पीटीआई को वोट देने को तैयार नहीं, तो वो ये जान रहे हैं कि जो उसकी कारकर्दगी है, नालायकी है, नाअहली है, उसने उनके वोट बैंक पे भी बहुत बुरा असर डाला है। MNAs MPAs हैं वो ये जानते हैं
तो वो अपने लिए कोई सेफर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, वो भी इसको वोट नहीं देंगे और वोट देना भी नहीं चाहिए। इसको वोट देने का मतलब है कि आप अवाम के मुजरिम को वोट देंगे। तो वो भी उसकी जमात में हर सूबे से आप देख रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शंस में रिवोल्ट आ रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि उसके जो अरकान हैं उसको उनको वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त अवाम की सफ़ में खड़ा होना चाहिए। जी, मुझे लगता यह है कि सेनेट के इलेक्शन के बाद ना ये जो अदारों की इंटरफेरेंस वाली स्लेट जो है साफ़ होने वाली है। क्योंकि एक तो यह है कि डस्का के इलेक्शंस के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का जो रिएक्शन आया है और इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, और दूसरा सेनेट के इलेक्शंस के अंदर ये कह रहे हैं कि लगता ये है कि वो उन्होंने इमरान खान का या हुकूमत का साथ छोड़ दिया है, और उसके बाद अगर रिजल्ट जो है वो पीटीआई के हक में आ गया तो फिर तो सारे का सारा बयान ही बदल जाएगा ना। ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। और ये जो इस वक्त फिजा बनी हुई 3 तारीख की दोपहर तक है। 3 तारीख की दोपहर तक हर बंदा जो है एक दूसरे को, जैसे कहते हैं, को डरा रहा है, बना रहा है, एक शुरली छोड़ी जा रही है। उसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि जितना फ़र्क है और जितने इस तरह की वाटर टाइट कंपार्टमेंट हो चुकी हुई हैं, इसके अंदर से एक सीट निकालना, 2 सीट निकालना बहुत यूसुफ मुश्किल रज़ा है। गिलानी का कोई इम्कान नजर आता है आपको? बिल्कुल नजर नहीं आता। देखिए, सबसे आसान तरीन इलेक्शन जीतना होता है बलूचिस्तान के अंदर। एक तो लोग बड़े कम होते जी हैं, हाँ। और दूसरी बात यह होता है कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि वहाँ पर जाके अपना पैसा वैसा खर्च करके, वहाँ हैं कुछ लोग ऐसे या जो कि पैसा खर्च कर लेते हैं, थोड़े लोग हैं, आपको पता होता है। तीसरी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ लूज किस्म का पार्टी स्ट्रक्चर सही है, बहुत लूज। और कोई एक पार्टी आज तक गुज़श्ता तकरीबन 30 साल से सिंगल मेजॉरिटी पार्टी तो आती रही है, लेकिन कभी भी हाउस का जो है वो लेके नहीं है। कोलिजन गवर्नमेंट रही, हाँ। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो 11-12 सही है। सीटें तो आप कह रहे हैं वहाँ पर आसान होता है? बहुत आसान है। वहां पर भी इम्कान नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इस वक्त वहां पर भी कोई सूरत ऐसी नजर नहीं आ रही जी। तो चीज है कि तो सर फिर ये इसका मतलब है 3 तारीख को इरशाद आरिफ साहब, 3 तारीख के बाद फिर वो दोबारा शोर मचेगा कि अब हम लॉन्ग मार्च ही करेंगे जी? वो तो मैं तो शिकायत ही लानी है। यही मैं कह रहा हूँ कि 3 तारीख के बाद जब रिज़ल्ट बिल्कुल वही आएंगे जो आने चाहिए, तो उसके बाद ये अपोजिशन क्या कहेगी, किस मुंह से कहेगी? ढिठाई की बात और है, वो तो हो सकता है, लेकिन कुछ जो कोई अखलाकियात है उसके तहत आपने 2 चीज़ें थीं जो लेके, एक मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, एक बात, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट को गैर जानबदार होना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए जी। अब आप कह रहे हैं कि वो मिल चुकी, हाँ। हम जीत रहे हैं, जीत चुके हैं, और इनके एमएनए जो हैं वो कर चुके हैं, फ्लोर क्रॉसिंग कर चुके हैं, वो हमें वोट देंगे। अब 3 तारीख को रिज़ल्ट बिल्कुल उसके बरक्स आता है। देखें ना, जब संजानी साहब के साथ के ख़िलाफ़ इन्होंने अदम एतमाद पेश किया था तो उस वक्त भी यही दावे थे कि हमारे पास 66 हैं। आखिर में आके पीपल्स पार्टी ने तो अदम एतमाद की तहरीक ही वापस ले ली और अपना डिप्टी चेयरमैन को बचाने के लिए लग गई। तो 3 तारीख को ये क्या करेंगे? लगता यूँ है कि अगर अपोजिशन जो है खुशफहमी का शिकार नहीं है, अगर अपोजिशन गलत बयानी नहीं कर रही, तो फिर ये बहुत बड़ा ट्रैप हो गई है, बड़े ट्रैप का शिकार है। और 3 और 4 तारीख को फिर इनको बहुत अफसोसनाक सूरत हाल का सामना होगा, और फिर ना मीडिया ये शोर मचाएंगे, ना मीडिया इनकी बात सुनेगा, आवाम तो पहले ही खैर नहीं सुन रहे, तो बड़ी शर्मिंदगी का शायद सामना न करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही।